मूवी के स्टार्ट में हमें एक क्रिमिनल को दिखाते हैं जिसका नाम क्रूक है, जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। थोड़ा आगे जाने पर रेलवे ट्रैक आने पर पुलिस अपनी गाड़ी रोकती है। तभी एक दूसरी गाड़ी बहुत जोर से पुलिस कार पर हिट होती है, जिससे दोनों पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। फिर उस कार में से दो लोग बाहर आते हैं जो उस क्रिमिनल क्रूक के ही साथी थे और उसे बचाने के लिए आए थे। उनमें से एक लड़की जो क्रूक की ही जीएफ थी और दूसरा फ्रांसिस जो कि क्रूक का भाई था। अब क्योंकि पुलिस ऑफिसर काफी जख्मी थे, इसलिए ये तीनों उसके पास जाके सबसे पहले तो उसकी खूब पिटाई करते हैं, जिसके बाद उनके सर पे शूट करके उनका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैरी नाम की एक 17 साल की लड़की को दिखाते हैं, जिसको स्विमिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था और इसमें उसकी मदर उसे काफी सपोर्ट करती है। लेकिन इन सब के बावजूद उसके पेरेंट्स अपने काम में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि अपनी इकलौती बेटी को टाइम तक नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मैरी के डैड एक डॉक्टर थे और उसकी मदर अपने काम में बिजी रहती थी। खैर, फिर मैरी के मॉम स्विमिंग सीजन के बाद आकर उससे कहती हैं कि हम वेकेशन पर जा रहे हैं तो तुम अपनी चीजें पैक कर लो। जिसके बाद मैरी अपनी फैमिली के साथ शहर से काफी दूर जंगल में बने एक घर में आ जाती है, जहां ये लोग अपनी वेकेशन स्पेंड करने वाले थे। मैरी फौरन से अपना सामान रूम में सेट करने लगती है और इसी दौरान हम मैरी के बड़े भाई की पिक्चर दीवार में लगा हुआ देखते हैं, मगर उसकी लास्ट ईयर पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई थी। मैरी उसकी पिक और उसकी लॉकेट को देखकर काफी उदास हो जाती है। खैर, इसके बाद वो तैयार होकर अपनी मॉम को बताती है कि वो अपनी एक फ्रेंड पेज के पास उससे मिलने के लिए जा रही है। उसकी मॉम ऐसा चाहती तो नहीं थी, मगर जब मैरी के फादर ने भी उसको परमिशन के साथ साथ कार कीज और कुछ पैसे दे दिए तो फिर वो और कर भी क्या सकती थी। फिर मैरी अपनी गाड़ी लेकर अपनी फ्रेंड पेज की सुपरमार्केट आ गई, जहां वो जॉब किया करती थी। दोनों दोस्त रात को खूब मस्तियां करने का प्लान करती हैं। इसी दौरान एक जस्टिन नाम का कस्टमर उनकी शॉप पर आया, जिसको कुछ सामान और सिगरेट चाहिए थी, मगर अब क्योंकि वो अंडर एज था इसलिए पेज उससे उसकी आईडी मांगती है, जो कि जस्टिन के पास नहीं था। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो देखकर तुम काफी खुश हो जाओगी अगर तुमने मुझे सिगरेट की एक पैकेट दे दी तो, जिस पर पेज कुछ सोचकर मान जाती है। लेकिन जब जस्टिन सिगरेट के पैसे देने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है तो एक नोट पर खून लगा हुआ था, जिसे वो जल्दी से अपने जेब में रख लेता है और फिर जस्टिन इन दोनों लड़कियों को अपने घर ले आता है। पेज जस्टिन के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है, लेकिन मैरी नहीं जाती और गाड़ी में बैठकर ही उसका वेट करती है। काफी देर हो चुकी थी मगर पेज अभी तक बाहर नहीं आई थी, इसलिए मैरी चेक करने के लिए जब घर के अंदर जाती है तो वहां उसने देखा कि पेज बड़े मजे में जस्टिन के साथ बैठकर सिगरेट पी रही है। मैरी पेज से कहती है कि काफी देर हो चुकी है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। लेकिन पेज मैरी को भी बुलाती है और उनको ज्वाइन करने को कहती है। मैरी ने पहले तो मना किया, मगर पेज के बेहद इशरार करने पर वो मान गई और फिर तीनों बैठकर सिगरेट पीते हैं, काफी सारी बातें भी करते हैं। ये दोनों लड़कियां जस्टिन के काफी करीब हो गई थी और इनकी फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी हो गई थी। तभी क्रूक अपने भाई और जेफ के साथ वहां आ जाता है और यहाँ ये चीज रिवील होती है कि क्रूक जस्टिन का फादर है और ये लोग वो क्रिमिनल थे जो शहर में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे टॉप पर थे। लेकिन जस्टिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो इन सब से बिल्कुल अलग था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसके फादर इतने सारे मर्डर्स कर चुके हैं। क्रूक जस्टिन से कहता है, वाह क्या बात है, तुम यहाँ लड़कियों को लेकर एंजॉय कर रहे हो। ये कहकर वो उसे मारने लगता है, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और वो किसी रैंडम लड़कियों को घर बुलाकर मजे कर रहा था। क्रूक जस्टिन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि इस जगह पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है और हमारी फोटो भी न्यूज़पेपर पर आ गई है। पुलिस हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है। मैरी और पेज काफी डर जाती हैं। मैरी कहती है कि देखें, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इस बारे में हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग प्लीज हमें यहाँ से जाने दें। जिस पर क्रूक कहता है कि सॉरी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि तुम लोगों ने
ने हमारा ठिकाना देख लिया है। इसी दौरान पेज फौरन से भागकर वॉशरूम में चली जाती है और अंदर से लॉक करके पुलिस को कॉल करती है। साथ में विंडो से बाहर चीख चीख कर हेल्प भी मांग रही थी। इससे पहले कि कोई उनकी हेल्प के लिए आता, क्रूक का भाई फ्रांसिस वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और पेज का सर दीवार पर मारकर उसको वहीं बेहोश कर देता है। इसके बाद फ्रांसिस मैरी के पास आकर जबरदस्ती उसके पॉकेट से फोन निकालकर तोड़ देता है ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। फिर ये लोग इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में एक पुलिस की कार बिल्कुल उनके पास से गुजरती है, मगर चाहकर भी ये लोग कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि क्रूक और उसके भाई ने इन दोनों दोस्तों को काफी डराया हुआ था। जंगल के जिस रास्ते से ये लोग गुजर रही थी वहां से मैरी का घर काफी करीब था, इसलिए ये दोनों फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर ही उनसे लड़ने लगती हैं और साथ ही उनके कार की चाबी भी निकाल लेती हैं। इन सब में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में उनका ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, बस फ्रांसिस की नाक टूट जाती है। क्रूक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो इन दोनों लड़कियों को मारने लगता है। किसी तरह पेज उनसे बचकर भाग निकलती है, मगर भागते भागते कुछ दूर आगे जाकर क्रूक की जीप और फ्रांसिस उसको आखिरकार पकड़ ही लेते हैं और फ्रांसिस उसे मारकर बेहोश कर देता है। तभी क्रूक की जीप पेज के कपड़े फाड़कर उसके दोनों हाथ बांध देती है और फिर ये लोग पेज को भी मैरी के पास ले आते हैं। इसके बाद क्रूक जस्टिन से जबरदस्ती मैरी के बॉडी पर हाथ लगवाता है, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। ये सब देखकर पेज क्रूक को गुस्से से गाली देने लगती है, जिस पर क्रूक को गुस्सा आ गया था और वो पेज पर छुरी से स्टैप कर देता है, जिससे वो बेचारी तड़पते हुए वहीं अपना दम तोड़ देती है। मैरी अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी और क्रूक को गुस्से में गाली दे देती है, जिस पर क्रूक को एक बार फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मैरी के कपड़े फाड़कर उसके साथ बहुत ही बेरहमी से गलत काम करता है। इस काम में उसकी जेफ भी उसकी हेल्प कर रही थी। अपना काम हो जाने के बाद वो मैरी को जैसे ही छोड़ता है, मैरी एक पत्थर से क्रूक को जख्मी करके वहां से भाग जाती है और पास में ही मौजूद एक लेक में कूदकर स्विमिंग करते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। मगर फ्रांसिस और बाकी लोगों ने अभी मैरी की जान नहीं छोड़ी थी और उस पर कंटिन्यूसली शूट कर रहे थे। आखिर में एक गोली मैरी के शोल्डर पर लगी जाती है। उन्हें लगा कि शायद मैरी मर चुकी है, इसलिए वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर ये चारों लोग रात गुजारने के लिए करीब में मौजूद एक घर में आते हैं। ये घर मैरी के पेरेंट्स का ही था, मगर फिलहाल उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये लोग मैरी के पेरेंट्स से कहते हैं कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है और अब रात भी काफी हो चुकी है, तो क्या आप लोग हमें यहाँ अपने घर पर एक रात स्टे करने के लिए दे सकते हैं। जिस पर मैरी के पेरेंट्स उन्हें एक रात के लिए अपने पड़ोस वाला गेस्ट हाउस दे देते हैं। फिर मैरी की मॉम उनके लिए कॉफी भी बनाती हैं। अब क्योंकि मैरी के फादर जॉन एक डॉक्टर थे, इसलिए वो फ्रांसिस की टूटी हुई नाक को सही करते हैं। इसी दौरान जस्टिन काफी गिल्ड में था कि ना तो वो पेज और मैरी को अपने साथ घर लाता और ना उनके साथ इतना बुरा होता। खैर, जस्टिन कॉफी पीने के बाद जब कप रखने के लिए किचन में गया तो वहाँ फ्रिज पर मैरी की पिक देखकर समझ जाता है कि ये मैरी का घर है, मगर वो अपने फादर के डर से किसी को कुछ नहीं बताता। उसको लग रहा था कि कहीं वो लोग मैरी के पेरेंट्स को भी ना मार दें, इसलिए बस वो एक लॉकेट जो कि मैरी से जंगल में गिर गया था वो कप के पास रख देता है। दूसरी तरफ मैरी के पेरेंट्स जब अपने रूम में थे तो उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे देखने के लिए जब ये दोनों बाहर गए तो वहाँ मैरी बहुत जख्मी होने के बावजूद भी जैसे तैसे करके अपने घर के पास आकर बेहोश पड़ी थी। मैरी को इस हाल में देखकर उसके पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। फिर जॉन फौरन से अपनी बेटी को उठाकर घर के अंदर ले आता है। मैरी को गोली लगी थी और इसके साथ ही किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके साथ जबरदस्ती भी किया था। ये देखकर जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि जिसने भी उसकी बेटी का ये हाल किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। मैरी की मॉम गोली निकालने के लिए किचन
में कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जाती हैं, तभी उसकी नजर उस लॉकेट पर पड़ती है जिसे जस्टिन ने कप के पास रखा था। उस लॉकेट को लेकर वो जॉन के पास आती है और उसे बताती है कि मैरी जब अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी तो ये लॉकेट उसने पहना हुआ था, लेकिन अब ये लॉकेट मुझे किचन से मिला है और किचन में क्रूक का बेटा जस्टिन गया था। मतलब हमारी बेटी की ऐसी हालत इन लोगों ने की है। मैरी के पेरेंट्स क्रूक और उसके साथियों से अपनी बेटी का बदला लेने का डिसाइड करते हैं, मगर इससे पहले जॉन अपनी बेटी की शोल्डर से गोली निकालता है। इसके बाद वहां से भागने के लिए बोट की चाबी ढूंढने के लिए जॉन गैराज में आ जाता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे चाबी मिल भी जाती है। दूसरी तरफ मैरी की मॉम भी किचन में कीज ढूंढ रही थी, तभी वहां फ्रांसिस भी आ जाता है और कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। मैरी की मॉम फ्रांसिस को देखकर थोड़ा घबरा जाती हैं और उसे बातों में लगाकर किसी तरह से फ्रिज पर लगे मैरी की पिक को छुपा देती हैं और फ्रांसिस को वाइन पिलाने के बहाने से दूसरे कमरे में ले जाती हैं, मगर वहां से गुजरते हुए फ्रांसिस की नजर उस कमरे में पड़ जाती है जहां उन्होंने मैरी को रखा था। लेकिन इससे पहले कि फ्रांसिस कुछ करता, मैरी की मॉम वाइन की बोतल उसके सर पर तोड़ देती हैं, मगर इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैरी की मॉम एक नाइफ फ्रांसिस के पेट पर स्टैब कर देती हैं, लेकिन फ्रांसिस उस नाइफ को निकालकर मैरी की मॉम पर अटैक करने लगता है, मगर इससे पहले ही वहां जॉन आ गया और फ्रांसिस की टूटी हुई नाक को टॉर्चर करते हुए मजीद तोड़ देता है। इसके साथ ही डिश वॉशर में उसका हाथ डालकर ब्लेड भी ऑन कर देता है, जिससे उसका हाथ चॉप होने लगा और वो दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद जॉन एक हैमर से फ्रांसिस के सर पर मारकर उसका वहीं काम तमाम कर देता है और अब ये लोग मैरी को बोर्ड में छोड़कर गेस्ट हाउस में जाने लगते हैं जहां क्रूक और उसके बाकी लोग थे। वहीं रूम में जस्टिन गन लेकर पहले से ही बैठा था और हैरत की बात तो ये थी कि जॉन और उसकी वाइफ को देखते ही वो गन उसको दे देता है। शायद वो अब भी काफी गिर में हो। खैर, गन लेकर जॉन सबसे पहले तो क्रूक की जीएफ को शूट कर देता है, लेकिन गोली उसके शोल्डर पर लगी थी। गोली की आवाज सुनकर क्रूक भी उठ गया था और वो फौरन से खिड़की के रास्ते से बाहर कूद जाता है। इतने में क्रूक की जीएफ आकर जॉन पर हमला कर देती है, मगर जॉन उसको घूसा मारकर गिरा देता है। तभी मैरी की मॉम भी वहां आ जाती है और उसे शूट कर देती हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सिर्फ क्रूक बचा था जिसको जॉन ढूंढने लगता है और काफी ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता। तभी अचानक से क्रूक जॉन पर अटैक कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसका बुरा हाल कर देता है। क्रूक बहुत ज्यादा स्किल क्रिमिनल था, इसलिए जॉन उसके आगे टिक नहीं पाता। तभी अचानक से जस्टिन भी वहां आकर क्रूक पर गन पॉइंट कर देता है, मगर बदकिस्मती से उसमें गोली नहीं थी। क्रूक जस्टिन को भी पीटने लगता है। वक्त पर मैरी की मॉम वहां आकर फायर एक्सटिंग्विशर से क्रूक पर अटैक कर देती है और इसका फायदा उठाते हुए जॉन क्रूक को एक रॉड से इतना मारता है कि उसका हुलिया बिगाड़ देता है। जॉन और उसकी वाइफ उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जॉन अपनी बेटी मैरी, वाइफ और जस्टिन के साथ शिप में बैठकर शहर जाने लगता है अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रूक अब भी जिंदा था और जॉन उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट लगाकर उसे पैरालाइज कर देता है, क्योंकि जॉन चाहता था कि जिस तरह क्रूक ने उसकी बेटी को टॉर्चर किया था, तकलीफ दी थी, उससे भी ज्यादा तकलीफ से वो खुद मरे, और होता भी ऐसा ही है। अब क्रूक को जैसे ही होश आया तो उसने देखा कि उसका सर माइक्रोवेव के अंदर है जो कि ऑन थी। पैरालाइज होने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में उसका सर पिघलने लगा और गर्म होते होते फाइनली उसका सर फट जाता है। इस तरह क्रूक को उसके किए की इबरतनाक सजा मिल गई और इस तरह से जॉन ने इन जालिमों से अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म का बदला ले लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।